नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि जिनेवा में कल अगले राउंड की बातचीत होनी है ईरान और अमेरिका की। इधर से अरागची और उनके साथ ईरान के डिप्लोमेट्स पहुंचे हुए हैं और उधर से पहुंचे हुए हैं कुशनेर जो दामाद हैं ट्रंप के, और विटकॉफ जो स्पेशल एनवॉय हैं मिडिल ईस्ट में। मजेदार बात यह है कि विटकॉफ और कुशनेर की जो ये जोड़ी है, ये वही जोड़ी है जिसकी मुलाकात हुई थी नेतन्याहू से जब नेतन्याहू गया हुआ था अमेरिका। सबसे पहले इन्हीं लोगों से मुलाकात हुई थी। दोनों ज्यू हैं और दोनों, मुझे कई बार लगता है कि अमेरिका से ज्यादा इजराइल का भला सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से बातचीत कहां तक पहुंचेगी, इसका अंदाजा लगा पाना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। इसके पहले जिस तरह के अपडेट आ रहे हैं उससे समझ में आता है कि अमेरिका इस बातचीत में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। खबर यह बाहर आई कि अमेरिका और इजराइल की जब मुलाकात हुई थी, यानी ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई थी, जो व्हाइट हाउस में नहीं मार-आ-लागो में हुई थी, जो ट्रंप का अपना पर्सनल घर है, तो वहां पर ट्रंप ने उनसे कहा था, नेतन्याहू से कहा था कि अगर ईरान से हमारा समझौता टूटता है तो तुम जब चाहो तब इजराइल पे हमला कर सकते हो, हम सपोर्ट करेंगे। यानी जंग की तैयारी ज्यादा है और समझौते की उम्मीद कम है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। आज बातचीत का माहौल बना। आज बातचीत के लिए गए हैं अरागची, पहुंचे हैं जिनेवा। कल होनी है बातचीत और बीते हुए कल को यानी संडे को यूरोप और अमेरिका के कई इलाकों में शाह रजा पहलवी के समर्थन में जुलूस निकले। बड़े जुलूस नहीं थे, थोड़े से जुलूस थे, लेकिन ये जुलूस निकले प्रेशर बनाने के लिए कि ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया में जो ईरानी रहते हैं, बाहर गए हैं, वो सारे के सारे हो गए हैं। और यही नहीं, खबर चलाई गई, इजराइल के अखबारों में खबर चलाई गई कि ईरान के अंदर लोगों ने खिड़कियों से खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसी के पास कोई वीडियो नहीं है, किसी के पास कोई खबर नहीं है, कहीं लोकल ईरान मीडिया में इसकी खबर नहीं है, ना लोकल ईरान मीडिया में कहीं इसका कोई वीडियो है। लेकिन यह खबर इजराइल को कैसे मिल जाती है, यह अपने आप में बहुत मजेदार चीज है। इसके अलावा बलूच इलाके से एक वीडियो जारी किया गया, जिस वीडियो में दिखाया गया कि एक आदमी मुंह पे पट्टी बांध के कह रहा है कि हम ईरान की सरकार के खिलाफ लगातार लड़ते रहेंगे। जितने हथियार वगैरह दिखाई दे रहे थे वो सब अमेरिकी हथियार थे। यानी चारों तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में 50 लोग इकट्ठा होकर ट्रंप की मदद मांग रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला कर दो, हमारी मदद करो। मतलब ये ईरानी जो ईरान छोड़कर अमेरिका में रहते हैं, ईरान पर हमला हो जाएगा, इनके अपने लोग मारे जाएंगे, ईरानी मारे जाएंगे, उसमें इनका क्या फायदा होगा। आप सोच सकते हैं ये वो पेड लोग हैं जो ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपने मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका के इशारे पर यह माहौल बनाया जा रहा है। दूसरी खबर क्या आ रही है? खबर यह आ रही है कि नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई तो नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ाइए, और ट्रंप ने कहा ठीक है, हम इकोनॉमिक प्रेशर और बढ़ाते हैं। पहले भी अमेरिका इस बात को मान चुका है। अमेरिका की संसद में यह बात कही गई है कि जानबूझकर ईरान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया गया, वहां से डॉलर निकाला गया ताकि वहां महंगाई बढ़े और दिक्कतें आए। यानी एक तरफ अंदर दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ दुनिया भर में परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान की सरकार खराब है, ईरान की सरकार को गिर जाना चाहिए। ट्रंप जाकर कहता है कि सबसे अच्छा तब होगा जब ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। और इतना सब कुछ जब हो रहा है तो बातचीत में किसकी नीयत कैसी है ये आप समझ सकते हैं। ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कई जवाब मैं आपको दिखाता हूं। एक वीडियो पोस्ट किया गया ईरान की ऑफिशियल मीडिया पर। यह वीडियो यह दिखाता है कि अगर जंग के हालात हुए तो जॉर्डन के अंदर अमेरिका का जो एयरबेस है, मुआफक साल्टी एयरबेस जॉर्डन के अंदर जो है, जहां पर सबसे ज्यादा हथियार, असलहे, गोला बारूद, जहाजें वगैरह वगैरह अमेरिका ने इकट्ठा की हैं, कैसे उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है ईरान। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में यही बताया गया है। ये वीडियो डालने का मतलब बहुत साफ था कि ठीक है, आप अटैक की तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है। और इजराइल के सबसे करीब जो आपका एयरबेस है वो जॉर्डन का एयरबेस है। जाहिर तौर पर आप जॉर्डन के एयरबेस पर सबसे ज्यादा हथियार, जहाज वगैरह इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि अगर जंग हो तो इजराइल को बचाया जा सके। लेकिन सबसे पहले जो हम काम करेंगे, ईरान का कहना है, ये वीडियो ये बताता है कि सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो आपके जॉर्डन वाले एयरबेस को हम पूरी तरह से तबाह बर्बाद करेंगे ताकि इजराइल पर आसानी से हमला किया जा सके। अब वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो वक्त आने पे पता चलेगा, लेकिन ईरान अपनी तरफ से लगातार इस तरह की
बराबर की धमकियां दे रहा है कि आप जितना हमको डराने की कोशिश कर रहे हो, हम डरने वाले नहीं हैं। जहां तक डिप्लोमेसी का मामला है, एक इंटरव्यू 15 फरवरी को बीबीसी पर दिया वहां के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं माजिद तख्त रवांची, उन्होंने ये कहा कि हम तो गेंद जो है वो अमेरिका के पाले में है। द बॉल इज नाउ इन अमेरिकाज कोर्ट, दे हैव टू डिसाइड कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम तो तैयार बैठे हैं, हमने अपना बता दिया है लिमिट कि हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, और वो लिमिट ये है कि 60% यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसको हम लिक्विडेट कर सकते हैं, लेकिन बदले में आपको हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे ताकि हमारी जनता को, हमारी आवाम को जो इतनी सारी परेशानियां मुश्किलात झेलनी पड़ रही हैं वो कम हो। यानी आप सैंक्शन हटाइए और हम 60% यूरेनियम एनरिचमेंट को कम करने के लिए तैयार हैं। इसी के आसपास अरागची का भी एक बयान आया जो कई बार कह चुके हैं, उन्होंने दोहराया इस बात को कि बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में हम कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का मामला हमारे देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर हम कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस बात के लिए तैयार हैं कि 60% यूरेनियम एनरिचमेंट जो हमारा है उसको हम डाइल्यूट कर देंगे, उसको लिक्विडेट कर देंगे, बदले में आप हमारे लिए दरवाजे खोलिए, आप सैंक्शंस हटाइए। जो खबर लगातार आ रही है, जो मुझे लगता है मेरे अलावा शायद ही कोई बता रहा हो, लेकिन यह खबर लगातार आ रही है कि असल में इन सब के पीछे अमेरिका जो बातचीत कर रहा है उसमें एक और बड़ी बात यह हो रही है कि ईरान में कुछ तेल कंपनियों के लिए, अमेरिकी तेल कंपनियों के लिए जगह बनाई जाए। भाई तिजारत करना चाहते हैं, तेल का फायदा उठाना चाहते हैं तो ठीक है, कुछ कंपनियां बना लें। ईरान का यह प्रपोजल नहीं है, यह प्रपोजल टर्की से आया था, एर्दोगान ने यह प्रपोजल दिया था, और मुझे लगता है कि इस पर भी बहुत सीरियसली बातचीत हो रही है। इसलिए अगर यह बातचीत सफल होती है, अगर लगा के मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे इस बातचीत के सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है, अगर यह बातचीत सफल होती है और जंग नहीं होती है तो आप यह भी पा सकते हैं कि ईरान ने कुछ अमेरिकी ऑयल कंपनियों को अपने यहां इन्वेस्टमेंट करने की जगह दे दी है, बिजनेस करने की जगह दे दी है, और इसके बदले में अमेरिका ने सैंक्शंस हटा दिए हैं। साथ में 60% लिक्विडेशन जो है न्यूक्लियर का वो ईरान कर देगा। इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा अगर कोई उम्मीद पाले बैठा है तो वो बेकार है। इजराइल कतई नहीं चाहता है कि इतना भी हो, इसलिए बार बार वो कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा, हमास हिजबुल्लाह वगैरह को जो मदद देते हैं वो खत्म करना पड़ेगा। नेतन्याहू का एक बयान में पढ़ रहा था इजराइल के ही अखबार में, वो कहता है कि झूठा है, ईरान झूठा है, मतलब दुनिया का सबसे झूठा आदमी किसी को झूठा कह रहा है। एक ऐसा आदमी जिसने अपनी जिंदगी में किए हुए किसी समझौते को नहीं निभाया और पुराने समझौते भी तोड़ रहा है, वो दूसरे को झूठा कह रहा है। पुराने समझौतों की बात मैं बताऊं, 1967 से 1967 से वेस्ट बैंक में यह रूल था कि वेस्ट बैंक में जो जमीनों का रजिस्ट्रेशन होता था वो फलस्तीनी अथॉरिटी करती थी, वो इजराइल नहीं कर सकता था। वेस्ट बैंक पूरी तरह से फलस्तीन है और वहां पर इजराइल जमीनों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता था। वो कानून पलट दिया गया, मैंने डिटेल में आपको बताया था। और इस कानून पलटने के पीछे खेल वही है, वेस्ट बैंक को इजराइल का हिस्सा बनाना। लेकिन एक और खेल है जो समझना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते आप मिडिल ईस्ट के नक्शे जानते हो, बशर्ते आप मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स से परिचित हो। नक्शा देखिए, नक्शे में जॉर्डन और इजराइल के बीच में जो प्लेन वाला एरिया है, उस प्लेन एरिया में वेस्ट बैंक पड़ता है। वेस्ट बैंक के इधर जॉर्डन है और उस तरफ इजराइल है। यानी वेस्ट बैंक एक तरह से जॉर्डन के लिए बफर जोन का भी काम करता है कि इजराइल से डायरेक्ट उसकी सीमा नहीं लगती है। अब अगर ये वेस्ट बैंक इजराइल पूरी तरह से कब्जे में कर लेगा तो जॉर्डन से उसकी लगी लगाई सीमा हो जाएगी। पहला काम तो वो ये करेगा कि वेस्ट बैंक में जो फलस्तीनी है उनको जॉर्डन में भेजेगा। पहले ही जॉर्डन में सबसे ज्यादा फलस्तीनी रेफ्यूजी हैं, इनको और भेजेगा जो जॉर्डन के लिए अपनी दिक्कतें पैदा करेगा, और प्लस जॉर्डन के अंदर घुसना उसके लिए आसान हो जाएगा, जॉर्डन की जमीनों पर कब्जा करना उसके लिए आसान हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जॉर्डन की अपनी सिक्योरिटी वेस्ट बैंक के इजरायली कब्जे के बाद खतरे में आ जाएगी। जाहिर है जॉर्डन को चिंता होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका के सामने सर उठाने की जब हिम्मत होगी तब तो चिंता करेंगे। अभी तो इतना ही काफी है कि जॉर्डन, सऊदी अरबिया, यूएई और बाकी सारी कंट्रीज कह रही हैं कि हम अपनी जमीन और आसमान का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे। लेकिन यकीन जानिए अगर जंग शुरू होती है ये सारी बातें रह जाएंगी। सबकी जमीनों का इस्तेमाल होगा, सबके आसमानों का इस्तेमाल होगा। आपको 12 रोजा जंग के दौरान याद है कि ईरान से जो मिसाइलें आ रही थी उनको जॉर्डन में रोका जा रहा था, लेकिन इजराइल से जो मिसाइलें जा रही थी जॉर्डन उनको ईरान जाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। तो इनका कैरेक्टर सब जानते हैं, इसलिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा दर्द इस बात पे होता है कि दुनिया किस तरह से बेरुखी हो रही है, दुनिया किस तरह से इजराइल के दबाव में काम कर रही है। पता नहीं एप्स्टीन की फाइलें किसको किसको
डर पहुंचा रही हैं। ब्रिटिश म्यूजियम, जो लंदन जाता है अक्सर ब्रिटिश म्यूजियम देखने जाता है, जब मैं लंदन गया था तो मैं भी वहां गया था। वहां दुनिया भर के इतिहास की चीजें हैं, हालांकि ज्यादातर चुराई हुई हैं। जहां ब्रिटिश राज था वहां से चुरा चुरा के लाकर ब्रिटिश म्यूजियम में भर दी गई हैं। यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर बाजार है। खैर, वहां फलस्तीन के नाम का भी सेक्शन है, फलस्तीन के नाम से भी बहुत सारी चीजें थी। अब इजराइल के प्रेशर में फलस्तीन नाम की चीजें हटाई जा रही हैं, वहां फलस्तीन का नाम आपको दिखाई नहीं देगा। इनके दावे हैं कि फलस्तीन नाम का कोई मुल्क नहीं था। अगर फलस्तीन नाम का कोई मुल्क नहीं था तो फिर तो इजिप्ट नाम का भी कोई मुल्क नहीं था, फिर तो सऊदी अरबिया, यूएई, जॉर्डन, जितने भी आपको मिडिल ईस्ट के मुल्क दिख रहे हैं ज्यादातर थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब ऑटोमन साम्राज्य के अंदर थे। ऑटोमन साम्राज्य का इन सब के ऊपर राज था। इजिप्ट को स्वायत्तता दी गई थी, लेकिन था तो ऑटोमन राज के अंदर ही। वो तो अपनी बेवकूफी से ऑटोमन्स ने इतना ज्यादा लोन ले लिया ब्रिटेन से और दूसरे लोगों से, जो यूरोप की कंपनियां थी उनसे इतना ज्यादा लोन ले लिया कि उन्होंने धीरे 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 ऑटोमन साम्राज्य को पूरी तरह से खोखला कर दिया। उसके सारे ट्रेड पर, टैक्स कलेक्शन पर कब्जा कर लिया और उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य टूटता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और अलग अलग मुल्क बनते हैं जिनके नक्शे अंग्रेज और अमेरिकन बनाते हैं, जिसके नक्शे अंग्रेज और फ्रेंच बनाते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में मिडिल ईस्ट का बंटवारा हो जाता है। सीरिया फ्रांस को जाता है, कोई इलाका इंग्लैंड को जाता है, ये सब तो हम जानते हैं। और इसी बंटवारे में फलस्तीन का इलाका इंग्लैंड को गया था और जिसे अंग्रेजों ने धोखे से इजरायलियों को दे दिया था। ये तो सब इतिहास जानते हैं। तो फलस्तीन था ही नहीं का लॉजिक बेकार है। फलस्तीन का जिक्र सैकड़ों बरस से इतिहास में आता है, लेकिन उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जो बड़ी खबर मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस महीने के आखिर में इजराइल जा रहे हैं। और अभी बयान आया है नेतन्याहू का कि इजराइल जो है वो भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जाहिर तौर पर भक्तों के बीच में बहुत पॉपुलर है, लेकिन भारत में जो इंसान बचे हैं वो इजराइल से बेइंतहा नफरत करते हैं। मेरे जैसे जो लोग हैं वो इजराइल से बेइंतहा नफरत करते हैं। इजराइल से नफरत तो वो ज्यू भी करते हैं, जो जानते हैं कि जियोनिज्म एक दिन इजराइल को और यहूदियों को खत्म कर देगा। कल जब अमेरिका में ईरान में रजा पहलवी समर्थक बेसिकली सड़क पर निकलकर ट्रंप से भीख मांग रहे थे, उसी समय जो ज्यू हैं अमेरिका में, जो ज्यू हैं जो ज़ायनिस्ट नहीं है, अमेरिका में जो ऐसे ज्यू हैं जो ज़ायनिस्ट नहीं है, वो भी सड़क पे थे और वो इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे। उनका कहना है कि इजराइल का वजूद यहूदियों के लिए खतरनाक है। लेकिन हमारे यहाँ के जो भक्त हैं वो इन यहूदियों से भी ज्यादा यहूदी हो गए हैं। इसलिए नेतन्याहू कह पा रहे हैं कि भारत में इजराइल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पता नहीं पॉपुलर है या भारत की सरकार ने इजराइल के सामने ऐसे घुटने टेक दिए हैं कि इजराइल का समर्थन करना उसकी मजबूरी बन गया है, भले सारी दुनिया में उसके चलते अकेला पड़ता जाए। तो ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी जा रहे हैं इजराइल। जब ईरान और इजराइल के बीच में जंग कभी भी शुरू हो सकती है, तब नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं। मैं इस पर जितना कम कमेंट करूं उतना अच्छा है, लेकिन वाकई एक हिंदुस्तानी होने के चलते हमें शर्म आती है। मुझे तो कम से कम शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री इजराइल की तरफ इस कदर झुके हुए हैं। उधर इजराइल से एक और मजेदार खबर है। वहां एक इलाका है ब्रेई ब्रैंक। अब ये जो इलाका है, यहां पर हरीदी जो जायनिस्ट हैं, यानी उनमें भी, जायनिस्टों में भी जो सबसे कट्टर जायनिस्ट हैं, जो पूरी तरह से वो दाढ़ी वाली, हैट वाली वेशभूषा धारण करते हैं और जो इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि उनको आर्मी में जबरदस्ती भर्ती ना किया जाए, उनको आर्मी में भर्ती करने पर मजबूर ना किया जाए, वहां दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। 2 आईडीएफ की महिला सैनिकों को दौड़ाया गया, मारने की कोशिश की गई, किसी तरह से उनको बचाया गया, माइक छीना गया जो पत्रकार वहां पर पत्रकारिता कर रहे थे। और जिस तरह का दंगा अपने हिंदुस्तान में भी हम देखने को पाते हैं, जहां भक्त तमाशा करते हैं, वैसा ही दंगा इजराइल में भी दिखा। असल में कट्टरपंथ यही करता है कि और ज्यादा कट्टर लोगों को पैदा करता है। अब ये जो हरीदी पार्टियां हैं, इनका समर्थन है बेंजामिन नेतन्याहू को, तो वो ऊपर से कहता है कि नहीं ये गलत है, लेकिन अंदर से समर्थन भी करता है। और इनका दिमाग लगातार बढ़ता जा रहा है, इनकी हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। कल मैं देख रहा था इजराइल के तमाम सारे हैंडल्स हरीदियों के इस उत्पात की आलोचना कर रहे थे कि इजराइल के अंदर सिविल वार जैसी कंडीशन है। देखिए भाई, जब आप अपने समाज में नफरत भरेंगे ना, तो दूसरों के खिलाफ भी नफरत होगी और आपस में भी नफरत होगी। अपने इंडिया में देख लीजिए, मुसलमानों के खिलाफ आपने नफरत भरी, हालत यह हुई कि यूजीसी के मामले पे सवर्ण और गैर सवर्ण जो है वो आमने सामने आ गए। और डीयू में जो कुछ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा कि कैसे एक दूसरे को गालियां दी गई, कैसे एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई और आपस में ही ये लड़ते नजर आए। तो जब आप नफरत भरेंगे
तो नफरत आपके देश को तबाह कर देगी, चाहे वो इजराइल हो और चाहे हिंदुस्तान हो। इन सबके बीच गजा पर निगाह बनाए रखना जरूरी है। गजा जिस तरह से चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, इतने बिलियन, इतने ट्रिलियन, लेकिन अभी अगर गजा की स्थिति देखी जाए तो कोई खास बेहतर नहीं हुई है। ठीक है, बम नहीं बरस रहे हैं और गजा वाले किसी भी तरह से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक बच्चे का वीडियो में देख रहा था, कंधे पे बोरे में कुछ लादे हुए जा रहा था, आटा होगा, और मुझे ऐसा लगा कि इस छोटे से बच्चे ने पूरे फलस्तीन को अपने कांधे पर उठा रखा है। खुशियों के दृश्य भी दिखते हैं, वीडियोस दिखते हैं, स्कूल फिर से खुलने लगे हैं, बच्चे स्कूलों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दर्द के कस से ज्यादा दिखाई देते हैं एक वीडियो जो मैंने देखा था, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बाप के पांव कट गए हैं, बाप बैठा हुआ है व्हील चेयर पर, उसकी गोद में सिलेंडर है और उसको खींचकर बच्चा ले जा रहा है। ये झेल रहे हैं फलस्तीनी और दुनिया उस पर आंख मूंदे हुए बैठी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच भी वो खुशी मना पा रहे हैं, इन सब के बीच भी रमजान की तैयारी चल रही है, स्कूल की तैयारी चल रही है। एक वीडियो आया जिसमें एक लड़का दिखा रहा है कि जिन टेंटों में वो रह रहे हैं, कैसे उन टेंटों को उन्होंने रोशन किया है रमजान के महीने के लिए। उम्मीद तो यही कर सकता हूं कि यह रमजान उनके लिए दर्द से भरा आखिरी रमजान हो और अगली बार वो अपने घरों में हों, अपनी खुशी के साथ हों, पीसफुल हों, शांतिपूर्ण हों। लेकिन जो माहौल बन रहा है, जिस तरह से जंग का माहौल बन रहा है, उसमें यह कितना मुमकिन होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो आज मेरे पास इतनी ही खबरें हैं। आगे जैसे जैसे अपडेट होगी मैं आपको अपडेट करूंगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वाकई ये दुख की बात है, कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। और अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, हमारी फैमिली के, TCH फैमिली के मेंबर बन जाइए। 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। सारे तरीके आप जानते हैं। स्क्रीन पर आपको जो QR कोड दिख रहा है उसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप जो लिंक हमने दिया हुआ है पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में उसको फॉलो कर सकते हैं, या वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का एक बटन होगा, उसको दबाकर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। हर एक मेंबरशिप हमें एक नई ताकत देती है लगातार सच कहने के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।